डबल फर्टिलाइजेशन अपना कंप्लीट हो गया था। द्विनिषेचन व त्रिक आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन व त्रिक की प्रक्रिया। इससे पहला जो टॉपिक था वो था प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक है, और कल द्विनिषेचन का महत्व भी कंप्लीट हो गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो क्या महत्व होता है कि भाई यही महत्व होता है कि जो एंडोस्पर्म जो बनता है उसके अंदर, जो एंडोस्पर्म जो बना उसके अंदर नर तथा मादा दोनों के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ऐसे एंडोस्पर्म को यदि कोई एम्ब्रियो ग्रहण करेगा, ऐसे एंडोस्पर्म को कोई एम्ब्रियो ग्रहण करेगा तो उससे जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, जो नई संतति बनेगी, वो अच्छे गुणों वाली होगी, क्योंकि उसमें दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हम किसी एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाय सेल डिवीजन अपनी ग्रोथ करते हैं। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे करते, एक कोशिकीय के जीव वो अपनी ग्रोथ कैसे करेगा, बाय सेल डिवीजन। कैसे करेगा, सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से। ठीक है, उसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है बिल्कुल भी, गैमेट्स वहां पर फ्यूज नहीं होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का कोई वहां पर मतलब नहीं होता है, वो दोनों वहां पर फ्यूज नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी संतति मिलती है, ऐसी संतति बनती है, एक कोशिकीय जीव से अगर कोई आगे की संतति बनती है, उसको हम क्लोन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल आया ही नहीं। समझ में आ रही है बात, बाहर से उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं आया। अमीबा है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जब वो टूट गया तो उसका डीएनए रेप्लिकेट होके अलग अलग सेल्स में चला गया। क्लियर। अब बाहर से डीएनए आया कहाँ, नहीं आया ना। अगर अमीबा की प्रजातियां बढ़ती जा रही है तो हम कहेंगे कि वो उसमें नए गुणों का समावेश नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन लैंगिक जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर नए गुणों का समावेश हो जाता है। रीजन क्या, रीजन है कि सर उनके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने ये भी पढ़ा जो एंडोस्पर्म जो बनता है वो एक एग सेल प्लस एक मेल गैमेट, यानी एक अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक के मिलने से बन जाता है ये बात। और उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं युग्मनज, या फिर आप जाइगोट कह दो। जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है भाई, कैसा होता है। अब जो एक नर युग्मक है वो किससे जुड़ता है, द्वितीयक केंद्रक से। किससे जुड़ता है, और उससे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तीन जुड़ जाते हैं, और जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म जो है, वो भ्रूण के लिए क्या काम करता है, उसको पोषण प्रदान करता है जब तक वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो जाए, परिपक्व नहीं हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष क्या है तथा भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। भ्रूणपोष क्या है तथा भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। पहली तो बात आप ये जान लो, ये जो क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो भ्रूणपोष का कि भाई भ्रूणपोष क्या है तथा ये कितने प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है। ठीक, ये जो प्रश्न है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत बार आ चुका है और आप पिछले सालों के यदि पेपर देखोगे तो उसमें यह प्रश्न आपको अल्टरनेट में या फिर रिपीट में आया हुआ भी मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट में भी मिल जाता है, कंटिन्यू साल में भी दिया गया है और अल्टरनेट में भी, एक साल छोड़ के अगली साल दे दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस बात को हम समझेंगे। पहली बात है भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष क्या है ये बात हमारी पहले ही क्लियर हो गई कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बनता है भाई, उनमें एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, ये इनका मेन करेक्टर है, ये इनका मुख्य लक्षण है। ठीक है भाई, एम्ब्रियो तो सब में ही बनता है, आवर्त में भी बनता है, अनावर्त में भी बनता है, लेकिन आवर्त बीजी पादपों में एम्ब्रियो के साथ साथ क्या बनता है, एंडोस्पर्म भी बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म बनेगा कैसे, ये बात कल क्लियर हो गई थी कि 2n पहले से होते हैं किसके अंदर, द्वितीय केंद्रक में, और एक नरयुग्मक और मिल जाता है और इससे 3n स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, 3n स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, 3n स्ट्रक्चर से जो पहले बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अगर मैं ये लिखूं तो आप समझ जाओगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो पीईएन लिखूंगा मैं अब, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। तो मैं क्या लिखूंगा, पीईएन, पीईएन से समझ जाओगे, पीईएन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे ये जुड़ जाता है तो इनका जो न्यूक्लियस है वो एक ही हो जाता है स्टार्ट में सारा मिलके, और उसको हम क्या कहेंगे, पीईएन। क्या कहेंगे, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और उससे आगे एंडोस्पर्म बनेंगे, उससे आगे एंडोस्पर्म बनेंगे। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के बनते हैं पादपों में। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, 1 2 और ये 3 प्रकार के एंडोस्पर्म बनते हैं। ठीक है, अच्छा एंडोस्पर्म है क्या, ये तो आपने ये बता दिया बन के कहां से आया। एंडोस्पर्म के लिए आप ये लिख सकते हो कि ये एक प्रकार का पोषक तत्व है, एक पोषक उत्तक है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार का पोषक उत्तक है, एंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है, क्योंकि इसके अंदर जरूरत की सारी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जरूरत की सारी चीजें होती हैं। दो किसको ट्रांसफर करता रहता है, वो एम्ब्रियो को देता रहता है और एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो एक प्रकार का पोषक उत्तक है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला एंडोस्पर्म जो दे रखा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर टाइप। कैसा है, ये सेलुलर टाइप। कैसा है, और ये हिलोबियल टाइप, हिलोबियल। कैसा, तो पहला तो है न्यूक्लियर टाइप, जिसको आप क्या कहोगे, केंद्र किए भ्रूणपोष। न्यूक्लियर टाइप को क्या कहोगे, सेलुलर टाइप को आप क्या कहोगे,
कोशिकीय भ्रूणपोष, ये सेलुलर टाइप को कहोगे आप। किसको कहोगे? और इसको आप फिलोबियल ही बोलोगे। ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है? न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर एक क्या बनता है? पीईएन बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? पीईएन। जैसे ये पीईएन बन गया, ठीक है। और इस पीईएन में फ्री डिवीजन होगा, मुक्त विभाजन, ठीक है, कितना भी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। बन गए। फिर बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी। इतने सारे बन जाते हैं तो बीच में एक फिर बड़ी सी रिक्तिका बन जाएगी, जिसके कारण जितने भी केंद्रक थे वो सारे परिधि पे सेट हो जाएंगे। किस पे सेट हो जाएंगे? इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसको हम बोलेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं बनती है। इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं बनती है। इस टाइप में, मैच्योर टाइप में शायद बन जाए, लेकिन इस टाइप में नहीं बनेगी। ठीक है। तो इसके अंदर कोई कोशिका नहीं बनती, सिर्फ केंद्रक होते हैं और बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बनती है जो परिधि पर सेट हो जाती है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें सेलुलर टाइप की, किसकी बात करें? कोशिकीय। इसमें क्या होता है? स्टार्ट में एक पीईएन होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसमें स्वतंत्र विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक क्या बन जाते हैं? केंद्रक। लेकिन प्रत्येक केंद्रक के साथ भित्ति भी बनती जाती है। हाँ, कोशिका भित्ति, प्लांट है ना, तो भित्ति बनेगी। प्रत्येक केंद्रक के साथ भित्ति भी बनती जाती है। इस प्रकार से एक केंद्रक के साथ यदि भित्ति बन गई तो कोशिका बन गई। इसलिए इसको हम ये ऐसा होता है, जो डिवीजन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। ऐसे जब चलता है परिणत और अपनत। एक परिधि की तरफ हो जाता है, एक मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी। एक डिवीजन ऐसे होता है, फिर डिवीजन ऐसे भी हो सकता है। ये डिवीजन पे कोई दिक्कत नहीं है, हटा के एक ही बना दो, हटा के एक ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको हटा के एक ही बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार के जो भ्रूणपोष है उसमें चूसकांग भी बनते हैं। चूसकांग क्या बनते हैं? चूसकांग क्या करते हैं? पोषण को खींचते हैं और ट्रांसफर करते हैं आगे वाली सेल से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेलोबियल की। किसकी बात करते हैं? हेलोबियल की। हेलोबियल की अगर हम बात करें तो ये केंद्रकीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों का मिला जुला रूप है। कैसा है? मिला जुला रूप है ये। इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष भी होता है और कोशिकीय भी होता है। सबसे पहले क्या होता है? इसमें जो पीईएन होता है उसके अंदर प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका बन जाती है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। एक ऊपर की तरफ जो बनती है वो निभाग की तरफ बनती है, और नीचे की तरफ जो बनती है वो बीजांड द्वार की तरफ बनती है। ठीक है, क्लियर? वैसे ऊपर की कोशिका छोटी होती है, इसमें देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन ऊपर की कोशिका छोटी होती है। अब ऊपर की कोशिका में क्या होता है? ऊपर की कोशिका में क्या होता है कि लगातार ऊपर चला गया एक केंद्रक, ये टूटा, दो बने, एक ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया। इसमें लगातार फ्री डिवीजन होगा, उसके फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे और बीच में रिक्तिका बन जाएगी। तो ऊपर वाली जो पोजीशन आ जाएगी वो तो ये की आ जाएगी, और नीचे वाली में हर डिवीजन के साथ भित्ति का निर्माण भी होगा। यहाँ पे दिखा नहीं रखी, ठीक है, डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें ये बनाना है आपको। ठीक है, प्रत्येक के साथ भित्ति का निर्माण होता है, इसलिए नीचे वाला जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? कोशिकीय। ठीक है, तो दोनों ही
किसका मिला जुला रूप हो गया, केंद्रीय और कोशिकीय का। ठीक है, ये बात आपको एंडोस्पर्म में याद रखनी है। तो एंडोस्पर्म में आप क्या याद रखोगे, ये भ्रूणपोष जो है आवर्तबीजी पादपों का मुख्य करैक्टर है। ठीक है, मुख्य लक्षण है। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3N होता है, त्रिगुणित होता है, और इसमें सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही आगे जाके एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म एक प्रकार का पोषक उत्तक है। क्या है, पोषक उत्तक है। और ये जो पोषक उत्तक है ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। न्यूक्लियर जो होता है उसके अंदर सबसे पहले फ्री डिवीजन होता है पीईएन के अंदर, और बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, बीच में एक रिक्तिका बनने से सारे परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। ये हो गया किसका, न्यूक्लियर टाइप का। फिर हम बात करते हैं सेलुलर टाइप की। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक डिवीजन के साथ सेल वाल भी बनती जाती है, कोशिका भित्ति भी बनती जाती है, इसलिए प्रत्येक में एक सेल सेल बनती जाती है, इसलिए इसको कोशिकीय। और ये जो है दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें पीएन में जब पहला विभाजन होता है उसे 2 केंद्रक बनते हैं और बीच में एक पट्टिका बनती है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली जो है वो निभाग की तरफ रहती है, नीचे वाली बीजांड द्वार की। ऊपर वाली कोशिका के अंदर जो केंद्र है उसमें वापस से फ्री डिवीजन होता है और किसी प्रकार की कोई भित्ति नहीं बनती। लेकिन नीचे वाली जो केंद्र है उसमें फ्री डिवीजन के साथ साथ सेल वाल भी बनती जाती है। तो नीचे वाली जो सारी पोजीशन है वो आ जाती है सेलुलर, और ऊपर वाली जो है वो आ जाती है न्यूक्लियर। कैसे आ जाती है, इस प्रकार से ये कैसा बन जाता है, हेलोबियल। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये बात आई, भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक उत्तक है जो विकसित होते हुए भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण। ठीक है, और इसके पोषक तत्वों के बारे में पूछ ले तो आप नॉर्मली वे में लगभग पोषक तत्वों के नाम लिख सकते हो आप। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन वगैरह सारे इसके पास रहते हैं। 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के भ्रूणपोष के प्रयोजन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में यानी पीईएन में लगातार मुक्त विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, नारियल का पानी। ठीक है, क्लियर। नहीं, नारियल के पानी की स्लाइड बना के देखोगे ना आप तो आपको ऐसी पोजीशन दिख जाएगी। ठीक है, दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये कोशिकीय है। ठीक है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के प्रयोजन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन में कोशिका भित्ति का निर्माण भी विभाजनों के साथ, प्रथम विभाजनों के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांग भी बनते हैं। एग्जाम्पल वर्बेस्कम, क्या याद रखोगे, वर्बेस्कम। हेलोबियल की अगर हम बात करें, यह केंद्रकीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के प्रयोजन में पीईएन जो है इसमें प्रथम विभाजन के बाद 2 असमान कोशिकाएं बनती है। निभाग की तरफ बनने वाली कोशिका छोटी होती है, इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, कारण यह अवस्था केंद्रीय की अवस्था आ जाती है, तथा बीजांड द्वार की तरफ जो होती है उसके अंदर विकसित कोशिका में कोशिका विभाजन के साथ कोशिका भित्ति भी बनती है। काम स्टॉप करें अपना। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन, क्या टॉपिक है, पत्री भ्रूण के विकास का, भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण के विकास का अध्ययन। मैं लिखता हूं, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। ठीक है, अगर इसको अगर हम देखें
ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। हिंदी में पता चल गया, टॉपिक को इंग्लिश में भी डालते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी आपके हिंदी वाला द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन या विकास या परिवर्धन। ठीक है, तो इस बात को अगर हम पढ़ेंगे तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम को ही समझना है। ठीक है, इसका मैटर ज्यादा रहेगा समझते समझते। बात स्टार्ट करते हैं यहां से, जाइगोट की। किसकी बात करते हैं? तो जाइगोट कैसे बना, ये बात हमने पहले क्लियर कर ली थी भाई। जाइगोट कैसे बना कि एक अंड कोशिका होती है और एक उसके साथ क्या मिल जाता है, नर युग्मक मिल जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट जो बन गया, इस जाइगोट में होता क्या है? सबसे पहले इस जाइगोट के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कैसा विभाजन? ध्यान रखना, अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है वो ऐसे होता है, और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है वो खड़ा खड़ा काट लगता है उसके अंदर, और अनुप्रस्थ में ऐसे। ठीक है, तो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ठीक है, वैसे विभाजन कौन से होंगे, समसूत्री होंगे। वैसे कौन से होंगे, लेकिन यहां पर तरीका कौन सा हो रहा है, अनुप्रस्थ तरीके से। तो सबसे पहले इस जाइगोट के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन जाएगी। एक कोशिका जो बनती है उसको कहेंगे टर्मिनल सेल। क्या कहेंगे? एक सेल जो बनती है उसको कहेंगे बेसल सेल। ठीक है, अब आप इसको बेसल सेल को हिंदी में बोलते हैं आधारीय कोशिका, और टर्मिनल सेल को आप बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका। शीर्षस्थ बोल सकते हैं या भ्रूणीय कोशिका। ये टर्मिनल सेल बन गई एक, और एक बन गई कैसी, आधारीय सेल बन गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या होगा, आगे की कंडीशन में ऊपर वाली सेल टर्मिनल सेल के अंदर हो रहा है अनुप्रस्थ विभाजन, वो सॉरी अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन हो रहा है? और नीचे वाली बेसल सेल में हो रहा है अनुप्रस्थ विभाजन। समझ में आ गई बात? यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली टर्मिनल सेल में ये अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा है, और नीचे वाली में अनुप्रस्थ, जिसके फलस्वरूप चार सेल बन जाती हैं, दो ऊपर दो नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रखा है 2 सेल एम्ब्रियो, ये दोनों ऊपर वाले के लिए लिख रखा है, और नीचे वाली 2 सेल सस्पेंसर की बन गई। तो ऊपर दो कोशिका बन जाती है और नीचे दो कोशिका बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टी शेप्ड। क्या कहते हैं? टी शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे ये टी शेप्ड सी लग रही है, जैसे ऊपर दो फिर नीचे ऐसे, ऐसे टी शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ऊपर वाली जो दो कोशिकाएं, एक बार आप नीचे वाली कोशिकाओं को छोड़ दें, नीचे वाली कोशिकाओं को हम साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आपके जो है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक बार ऊपर वाली सेल से ही देख लेते हैं क्या बन रहा है, फिर नीचे वाली को लेके चलेंगे। यहां तक दोनों का बता देना। ठीक है, ऊपर वाली सेल जो है इसके अंदर वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा होता है? तो जब ये दो सेल ऐसे, और जब इनमें अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा तो कितनी बन गई, 4 बन गई। शाबाश, कितनी बन गई, ऊपर कितनी सेल बन गई, 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस 4 सेल, ध्यान रखना, ऊपर वाली जो सेल है उनको क्या कहेंगे, भ्रूणीय सेल। इसलिए क्या लिख रहा है बार बार में, एम्ब्रियो एम्ब्रियो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऊपर वाली जो दो सेल है इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा सिर्फ 2 में, जिसके फलस्वरूप 4 सेल की एक संरचना बनेगी।
इसको कहते हैं चतुष्टांशक। क्या कहते हैं? चतुष्टांशक। क्या कहेंगे? चतुष्टांशक। ठीक है, 4 कोशिकाओं की ये संरचना बनती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो देखो, ये अगर मान लो डायरेक्ट दिखा रखा है तो बीच के स्ट्रक्चर में और बता दूं, इन 4 कोशिकाओं में, इन 4 कोशिकाओं में वापस से विभाजन होता है, वापस से विभाजन होता है, 4 कोशिकाओं के साथ अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 से 8 सेल बन जाती हैं। जैसे कुछ ऐसे हुआ, ये 4 सेल है मान लो। ठीक है, अगर इनमें ये हो गया और ये हो गया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 सेल बन जाती है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप कितनी सेल बन जाती हैं? 4 से 8 सेल। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं अपन। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं तो ठीक, हाँ, जिससे 8 सेल बन जाएंगी। समझ में आ गई बात? बाकी की नीचे की स्ट्रक्चर वो की वो, नीचे की स्ट्रक्चर वो की वो, ये बता रहा हूं, मैंने कहा ना सेकंड पार्ट में बताऊंगा इसको, पहले आप ऊपर वाला ही काउंट करें। ठीक है, तो 4 सेल में वापस अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 8 सेल बनती है। 8 सेल की संरचना को अष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांशक। क्या कहते हैं? अष्टांशक। ठीक है, अब अष्टांशक बनने के बाद क्या होता है? ठीक है, अष्टांशक जब बन जाता है तो अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। कैसा विभाजन? परिणत विभाजन। जैसे मान लो ये सेल है, अगर इनमें परिणत विभाजन करूं मैं तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो एक सेल से 2 लेयर बन गई, एक ऊपर बन गई सेल की और एक नीचे बन गई। तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप 2 8-8 कोशिकाओं की परतें बन जाती है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर की जो परत रहती है उसको डर्मेटोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोजन। और अंदर की जो सेल है वो वापस से डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होकर मतलब कुछ उत्तकों का निर्माण करती है। जैसे भ्रण उत्तक बना लिया, विभजोतक उत्तक उसने बना लिया। ठीक है, जैसे विभजोतक उत्तक ज्यादा लगातार वृद्धि करने वाले उत्तक होते हैं। तो अंदर जो है वो अंदर की जो सेल है वो क्या बना रही है? और ये सेल जो बनाएगी वो तो बनाएगी बाह्य त्वचा। क्या बनाएगी? एपिडर्मिस बनाएगी। और अंदर की जो सेल है वो जैसे उसके विशेष प्रकार के उत्तकों का निर्माण कर रही है। जैसे भ्रण उत्तक है, विभजोतक उत्तक, ऐसे उत्तकों का निर्माण कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई यहां तक बात? अब वापस आओ, नीचे की जो आधारीय कोशिका है, बेसल सेल है, उनमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन ही होता है। क्या होता है? लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन जाती है। समझ में आ गई बात? नीचे वाली जो अनुप्रस्थ, ये नीचे वाली सेल है, इसमें ये 2 गए, फिर इनमें वापस हो जाएंगे 4 हो गए, फिर इनमें वापस होते जाएंगे, वो ग्रोथ करते रहे। ऊपर वाली का तो बता ही दिया, ऊपर वाली का तो कंप्लीट कर ही दिया मैं वो। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको इस चीज को लेकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टॉपिक देखें, बाद में कर लेना आप डिस्कस। ठीक है, नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता रहता है। कौन सा रहेगा? जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को सस्पेंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या फिर निलंबक। हिंदी में क्या कहोगे आप? निलंबक या सस्पेंसर। निलंबक या सस्पेंसर सेल। ठीक है, निलंबक के जो अंतिम सेल होती है वो फूल जाती है और फूल कर क्या बनाती है? चूसकांग। क्या बनाती है? चूसकांग।
हाँ, पोषण को खींचने का काम, ठीक है। ये एंडोस्पर्म के पास ही रहता है तो उससे खींच लेता है। तो चूसकांग बना लेती है, क्या बना लेती है? चूसकांग बना लेती है। इसके निलंबक के ऊपर वाली जो सेल्स होती है, ये वाली सेल, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। समझ में आ गई बात? निलंबक बन गया, आप क्या बोलोगे? नीचे वाली जो आधारीय कोशिकाएं हैं उनमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता रहा, जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन गई। ये लंबी संरचना जो होती है उसको हम निलंबक कहते हैं। निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है वो फूल कर चूसकांग बना लेती है, तथा निलंबक की वो कोशिका जो भ्रूण के पास होती है, भ्रूणीय कोशिकाओं के पास होती है, वो क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस। क्या कहलाती है? ये आगे जाके मूलांकुर शीर्ष बनाती है। मूलांकुर शीर्ष बनाती है, ठीक है। मूलांकुर शीर्ष से मूलांकुर बनता है और मूलांकुर से मूल बनती है, ठीक। क्या बनती है? मूल, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाइपोफाइसिस जो है वो आगे जाके क्या बनाता है? हाइपोफाइसिस अधस्फीतिका कहते हैं, अधस्फीतिका। हिंदी में, इंग्लिश में याद रख लो, ठीक है। हाइपोफाइसिस, वैसे हाइपोफाइसिस सेल जो होती है मूलांकुर शीर्ष बनाती है, मूलांकुर शीर्ष मूलांकुर और से मूल बनती है, ठीक है। हो गई बात। अब हम और बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली जो एम्ब्रियो सेल है उनमें भी लगातार विभाजन चलता रहता है, ठीक है। उनमें भी लगातार विभाजन चलता रहता है, वो मल्टीपल विभाजन करती हैं। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य को छोड़ दो। अब आप क्या बताओगे? लगातार उनमें विभाजन चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो भ्रूण है वो पहले गोलाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर वो धीरे धीरे इसको ग्लोबुलर स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर वो धीरे धीरे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये जो है वृद्धि करता हुआ कैसे हो जाएगा? हार्ट जैसा। इसको क्या कहेंगे? हार्ट स्टेज। क्या कहेंगे? हार्ट स्टेज। फिर इसकी ये दोनों पालियां, हार्ट में 2 पालियां बन रही है ना, ये दोनों पालियां गहरी होती हुई नीचे तक चली जाएगी ऐसे, ठीक है। यहां पर बन जाएगा प्रांकुर। क्या बन जाएगा? प्रांकुर। प्रांकुर बन जाएगा यहां पर। क्या बन जाएगा? प्रांकुर। आगे चलकर प्रांकुर जो होता है वो प्ररोह बना लेता है। ऊपर का भाग, जैसे ऊपर की पत्तियां निकल रही है, प्ररोह बना लेता है। और मूलांकुर से क्या बन जाती है? मूल बन जाती है। क्या बन जाती है? मूल बन जाती है। और ये दोनों पालियां जो होती हैं वो गहरी होती हुई 2 क्या बना लेती है? कोटेलिडन्स, यानी इनको क्या कहोगे आप? बीज पत्र। क्या बना लेती है? हम किसको पढ़ रहे हैं भाई? द्विबीज पत्र। कितने बीज पत्र बन गए? तो फिर कुछ इस प्रकार से आप देखते हो कि कोई पौधा जब निकलता है द्विबीजपत्री, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें प्ररोह रहती है और नीचे जड़ रहती है और 2 बीज पत्र साथ आते हैं ना। हम वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। ये जो सारा सिस्टम है वो किसके अंदर हो रहा है? बीजांड के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? बीजांड के अंदर। लेकिन ये बात कहाँ समझाई गई? बाहर समझाई गई है। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसमें यदि आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, बाकी कॉमन सी बातें हैं। रिवाइज करूं एक बार। जाइगोट बना, हाँ हिंदी में कर दो। एक अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक आपस में मिले तो युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज में पहले अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप निभाग की तरफ जो कोशिका बनी उसको शीर्षस्थ कोशिका, तथा बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका बनी उसको आधारीय कोशिका कहेंगे। इस ऊपर वाली कोशिका में, यानी इसको भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हो, इस भ्रूणीय कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अनुदैर्ध्य। कौन सा होता है? और नीचे वाली में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। एक साथ होते हैं ये, जिसके फलस्वरूप एक टी से स्ट्रक्चर आ जाती है। ऊपर 2 सेल, नीचे 2 सेल, ठीक है।
उसके बाद में ऊपर वाली जो दो सेल है वो वापस से अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 बना लेती है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? चतुष्टांशक। उसके बाद में वो 4 से कितने में बदल जाती है? 8 में। इसको क्या कहेंगे? अष्टांशक। अष्टांशक में परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? ऐसे, जिसके फलस्वरूप एक लेयर ऊपर बन जाती है, एक नीचे। ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोजन, जो आगे जाके बाह्य त्वचा बनाती है। क्या बनाती है? अंदर वाली जो सेल है वो जैसे व्रण उत्तक, कुछ उसके पोषक उत्तकों का निर्माण करने लग जाती है। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नीचे वाली जो सेल है, जो आधारी, इनमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता रहेगा, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन जाती है। 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन जाती है। इसको हम निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक के अंतिम कोशिका को चूसकांक कहेंगे। ये पोषण को शक करने का काम करती है। और इसकी ऊपर वाली कोशिका जो एम्ब्रियो के पास है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस आगे जाके मूलांकुर शीर्ष, जिससे मूलांकुर और मूल बनती है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे गोलाकार बनेगा, जिसको ग्लोबुलर स्टेज, गोलाकार बोल देंगे। उसके बाद में ये हृदयाकार हो जाएगा, इसको हार्ट लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर इसकी जो दोनों पालियां हैं वो गहरी होती जाएंगी, और दोनों पालियों की गहरी होती हुई उसके आधार भाग पर क्या बन जाएगा? परांकुर। परांकुर आगे जाके प्ररोह बना लेगा, और दोनों पालियां आगे जाके बीजपत्र बना लेगी। तो 2 बीजपत्र बन जाएंगे। प्ररोह से मतलब परांकुर से प्ररोह विकसित हो जाएगा, और मूलांकुर से मूल विकसित हो जाएगा। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का जो है विकास है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आ गई बात? वैज्ञानिक हैंस्टीन ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, वैज्ञानिक हैंस्टीन ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पादप में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की खोज की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसकी स्लाइड देख लीजिए। ये द्विबीज है, यहाँ पे जहां पे भी वह लिखा हुआ है ना वो ब है। ठीक है, ये उसकी मिस्टेक हो गई। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास, ये गलत, मतलब मिसप्रिंट हो गए। ठीक है, आप क्या बोलोगे? द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। ठीक है, तो इस बात को आप पढ़ोगे। वैज्ञानिक हैंस्टीन जो था उसने कैप्सेला बर्सा ब है, क्या है? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का क्या किया? अध्ययन किया। इसमें एक अंड कोशिका होती तथा एक नर युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, तो लाइन टू लाइन आपको मैं वापस से डायग्राम दिखा रहा हूं। एक अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। हो गया, पहली स्टेज आ गई ये वाली। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप ये डो नहीं है, दो है। क्या है? 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी? एक बीजांड द्वार की तरफ स्थित कोशिका क्या कहलाएगी? आधारी कोशिका। निभाग की तरफ स्थित कोशिका भ्रूणीय कोशिका बोल दो, या समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके बाद भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य और आधारीय में अनुप्रस्थ एक साथ होते हैं, जिससे कैसी शेप आ जाती है? तो आप देख सकते हो डायग्राम को। कौन सा वाला है? थर्ड वाला ये। ठीक है। अगले चरण में भ्रूणीय कोशिका में देखो वो अनुदैर्ध्य होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अनुप्रस्थ बोल दिया गया। देखो ये है, आप बोलोगे ये हो गया। अब इसमें आप अनुदैर्ध्य लगाओगे तो अनुदैर्ध्य तो वही आ गया, लेकिन ये बात क्या लिखी हुई है? पहले विभाजन के साथ 90 डिग्री पे।
तो वो अनुप्रस्थ ही हो गया। समझ में आ गई बात? इसलिए डायरेक्ट ही बोल दिया मैंने, क्या बोला? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं की संरचना बनती है, इसको चतुष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की संरचना बनती है, इसको अष्टांशक कहते हैं। अष्टांशक में परिणत विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की 2 परतें बनती है। कितनी? बाहर की परत डर्मेटोजन बनाती है, तो आंतरिक में व्रण उत्तक, प्रोकैम्बियम जैसी संरचनाएं बन जाती है जो इसके पोषक उत्तक होते हैं। आधारिक कोशिकाओं में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकाओं की एक समूह बनता है, एक लंबी संरचना बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? निलंबक। निलंबक की प्रारंभिक कोशिका जो शीर्षस्थ कोशिका के पास होती है उसको क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। और दूसरी कोशिका हाइपोफाइसिस जो होती है क्या बनाती है? मूलांकुर शीर्ष। भ्रूणीय कोशिका में लगातार विभाजन के फलस्वरूप पहले गोलाकार भ्रूण बनता है, उसके पश्चात हार्ट लाइक, इसमें 2 पालियां हैं, ठीक है, पालियां विकसित होने लग जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? बीजपत्र। दोनों बीजपत्रों के मध्य में आधार भाग से क्या विकसित हो जाता है? परांकुर। मूलांकुर शीर्ष से क्या बनता है? मूलांकुर। आगे चलकर ये मूलांकुर क्या बना लेगा? मूल। तथा परांकुर शीर्ष से क्या बनता है? प्ररोह का निर्माण होता है। क्लियर? टॉपिक क्लियर? समझ में आ गया?